स्पेसिफिकली आईओबीएम के टेस्ट के अंदर फीफा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसा लास्ट टाइम भी उनका ये क्वेश्चन आया था कि नेक्स्ट फीफा जो वर्ल्ड कप है 2026 के अंदर ये जो होना है वो कहाँ पर होगा, ठीक है। और इसी तरह से जो इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कौन सा कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल्स बनाता है और खुद फीफा के अंदर नहीं है। खैर ये तो क्वेश्चन लैट की बुक के अंदर भी है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा फुटबॉल्स बनाते हैं, नहीं है चीजें। फिर बीच में इन्होंने क्वेश्चन जो है ना वो आपसे करने हैं, कुछ क्वेश्चन इन्होंने आपसे इस तरह के भी पूछने हैं जो कि रिलेट करेंगे। जैसा अब ये आया हुआ था इनका कि एच एम पी वी जो वायरस है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है करंटली। ये कोविड के बाद एक और वायरस जो है ना वो सर पकड़ने लगा था, शुक्र है अल्लाह के कि उस तरह से वाइड स्प्रेड वो नहीं हो सका जिस तरीके से कोविड जो है ना वो फैल चुका था। खैर कोविड तो आप लोगों ने वो खुद देखा है, छोटे तो थे आप लोग लेकिन इतने भी छोटे नहीं थे, बट कोविड की डेवास्टेशन और वो सारा क्लोजर और वो सारी चीजें देखी हैं। खैर आप बच्चों ने तो खैर उसका बहुत फायदा भी लिया, छुट्टियां ही छुट्टियां थी। तो बहरहाल आगे चलते हैं। तो इस तरह की चीजें उसके बीच में होंगी, ठीक है। तो उसमें कैपिटल्स भी हो सकते हैं। ये आईओबी और जैबिस का एक जैसा डिफिकल्टी लेवल होता है जीके के पोर्शन का। तो उसके अंदर जो है ना आपके पास जो है वो कैपिटल्स भी हो सकते हैं, करेंसीज भी हो सकते हैं, करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं, करंट हो सकते हैं, यूएन से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चंस होते हैं, हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसा यूएन कब स्टैब्लिश हुई, उसके सेक्रेटरी जनरल का नेम क्या है करंटली। ऑल्दो ये सारी चीजें बैरिया के टेस्ट में इंक्लूडेड है, लेकिन मैंने बताया कि बैरिया का सिर्फ जो जीके का पोर्शन है स्पेसिफिकली याद रखें। आप में से वो बच्चे जो बैरिया में लॉ में अप्लाई करेंगे, साइकोलॉजी में अप्लाई करेंगे, सोशल साइंसेज में अप्लाई करेंगे, बिजनेस में अप्लाई करेंगे, बिजनेस की जितनी भी बाकी फील्ड है इसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मैरीटाइम साइंसेज है, एक्सेट्रा, उन सब के अंदर भी आपका जीके का पोर्शन है जो मैंने आपको फर्स्ट डे ओरिएंटेशन क्लास के अंदर जो आपको सबको आपके पेपर पैटर्न्स बताए थे। तो वो चीजें वो चीजें जो हैं वो पर्टिकुलरली उसमें जो चीजें आएंगी वो रैंडमली आएंगी और बीच में कुछ कुछ फिर इस तरह की चीजें आउट ऑफ द बॉक्स हो सकती हैं कि भाई ये 2016 में चेस की चैंपियन कौन थी, ठीक है। किसी ऐसे कंट्री का नाम आ जाएगा जो मैंने भी नहीं सुना हुआ होगा पहले और पूछ लेंगे कि इसका कैपिटल कौन सा है या उसकी करेंसी कौन सी है। मतलब वो जो छोटे छोटे से कंट्रीज है ना ज्यादा पॉपुलर नहीं है बल्कि लीस्ट पॉपुलर है अफ्रीका वगैरह में, इसमें है। तो अब ये नहीं करना शुरू कर देना कि सारा फोकस जीके पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। मैं ये वैसे बता रहा हूँ कि ये जो फैक्चुअल नॉलेज है, और बेरिया के साथ ये एक प्रॉब्लम है कि उनके सॉफ्टवेयर के अंदर समटाइम्स ऐसी चीजें होती हैं और ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए होंगी, उन बच्चों के लिए होगी कि जो इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑल्दो नो डाउट बैरिया का सॉफ्टवेयर सेम है और जो उनका मेन कैंपस है या हेडक्वार्टर्स क्वार्टर आप उनका कहोगे वो बैरिया यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद कैंपस है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो उनके ग्लिचेस तो नहीं मैं इनको कहूंगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर अभी तक वो पुराने क्वेश्चन इन्होंने जो अपडेट नहीं किए हैं वो पर्टिकुलरली इसके अंदर है, ठीक है। अब जीके मैंने बताया है क्लास के स्टार्ट में कि मैं एक जीके की फाइल शेयर करूंगा तकरीबन 425 एमसीक्यूज की, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें कवर की हुई हैं। लेकिन अभी जो पर्टिकुलरली फर्स्ट 20 जो आज मैं अभी क्वेश्चंस करवाने लगा हूं, जो हमारे फॉल के टेस्ट हुए थे आईओबीएम के फॉल 2025 के, ये क्वेश्चन जो थे पर्टिकुलरली उनके टेस्ट के अंदर जो थे वो इंक्लूडेड थे, ठीक है। पहले इनको स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो कि यार जीके है क्या। और ये जो आप लोग हो ना आप लोगों की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो स्पेसिफिकली जीके से खाम खा भागते हैं। जीके इतना कोई मुश्किल नहीं होता। हाँ जीके करवाने की भी रीजन ये है कि देखो सुनी हुई बात फिर भी हमें याद रह जाती है, रट्टा नहीं लगाया जा सकता जीके का। हाँ रट्टा तो लगाना पड़ेगा एट द एंड आपको, उसको रिटेन करना पड़ेगा। रट्टा तो नहीं मैं कहूंगा, रिटेन तो रखना पड़ेगा, उस नॉलेज को याद तो रखना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको सुनना है और तवज्जो से सुनना है। मैं समटाइम बीच में रीजन बता रहा हूँ तो वो रीजन फिर याद आ जाती है, फिर बंदा आंसर जो है ना वो मार्क कर सकता है। तो ये जो है फॉल 2025 का जो आईओबीएम का पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन थे। तो इससे स्टार्ट लेते हैं। विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। अच्छा कनाडा का जो कैपिटल है ना, ठीक है, वो ओटावा है या ओटोवा, जो भी आप इसको डिफरेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि शायद कैनेडियन कैपिटल जो है ना वो टोरंटो है। मे बी टोरंटो का डाउनटाउन काफी फेमस है या लोगों ने ज्यादा इस सिटी का नाम सुना हुआ है या वैंकूवर का सुना हुआ है नाम, ठीक है। क्योंकि ये जो आप मूवीज वगैरह देखते हैं जो कनाडा बेस्ड होती हैं तो उसके अंदर वैंकूवर का ज्यादा नाम होता है। तो टोरंटो या वैंकूवर जो है ना वो कैपिटल नहीं है कनाडा के, ठीक है। ओटावा जो है वो इसका कैपिटल है। सिमिलरली एक और मिस्टेक जो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो कैपिटल है ना वो भी हम में से बहुत लोग जो है वो गलत मार्क करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का वो कैनबरा है, सिडनी नहीं है।
ठीक है, दैट इज नॉट सिडनी, नो डाउट सिडनी इज देयर वन ऑफ देयर मोस्ट फेमस सिटी, एंड दुनिया के जो टॉप 10 फेमस सिटीज हैं उनके अंदर सिडनी आता है। फिर इसी तरीके से पर्थ एक इनका सिटी है, वो भी बड़ा फेमस है। सिडनी अपने लाइफ स्टाइल की वजह से काफी फेमस है, लेकिन जो कैपिटल है ना, जो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल है वो कैनबरा है। फिर इसी से रिलेटेड एक और कैपिटल जिसको बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलत करते हैं, वो टर्किश कैपिटल है। टर्की का कैपिटल स्टूडेंट ये समझते हैं कि वो इस्तांबुल है, इस्तांबुल नहीं है, अंकारा है। हाँ, इस्तांबुल की ये खासियत है, ये वो उसकी फेमस होने की बहुत सारी रीजन है। ब्लू मॉस्क है वहां पे, सुल्तान महमद मॉस्क जिसको आप कहते हैं। फिर इस्तांबुल एक ऐसा सिटी है जिसका कुछ पोर्शन एशिया में, फिर कुछ पोर्शन उसका यूरोप। दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनका कुछ पार्ट एशिया में, कुछ यूरोप में है। रशिया है, टर्की है, और भी कुछ कंट्रीज हैं। तो इस्तांबुल जो है उसका ऐसा है कि उसका एक पार्ट यहाँ पर है, बीच में उसमें एक सी पैसेज वे है, पूरा मतलब है तो वो समंदर ही है, ठीक है, उसका टुकड़ा है। और फिर उसका जो बाकी पार्ट है वो यहाँ पे ऑन द यूरोपियन साइड है। और आपको बड़ी कल्चरल डाइवर्सिटी भी मिलती है, यही वजह है इस्तांबुल के अंदर। ठीक है, तो ये 3-4 ऐसे कैपिटल्स हैं जो कि गलत करते हैं स्टूडेंट्स। ऑल्दो नोट्स के अंदर मैंने पूरी लिस्ट ऐड की हुई है कैपिटल्स की, लेकिन दिस इज समथिंग जो कि आते हैं पेपर में, और हम जो है ना वो बचपन से गलत करते आ रहे होते हैं। स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड कौन सा है? आर्कटिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। ठीक है, अब थोड़ी सी और भी बातें साथ साथ सुनते जाना है। आर्कटिक जो है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। इंडियन जो ओशन है इसको हॉट ओशन कहते हैं। पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है वो सदर्न साइड पे है। आप में से मोस्टली बच्चे कराची से भी हैं, तो ये सदर्न साइड के ऊपर है। ठीक है, और सदर्न साइड पे है। और अरेबियन सी जो है ना वो हमारा सी है, पर्टिकुलरली वो अरेबियन सी है। तो आर्कटिक दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। इंडियन को हॉट ओशन इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई भी जो पार्ट है इसका वो कवर्ड विद स्नो नहीं है, आइस नहीं है। स्नो तो नहीं कहेंगे, इसमें आइसबर्ग्स नहीं है। जिसमें अटलांटिक जो है ना या आर्कटिक जो है ना, ये जमे हुए हैं तकरीबन सारे के सारे। तो इसमें ऐसा नहीं है। इंडियन ओशन का कोई भी पार्ट में आइस नहीं है, आइसबर्ग्स नहीं है। अच्छा, पैसिफिक जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट ओशन है, एंड दिस इज ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन। अब ये डीपेस्ट कहां पे है? ये दुनिया में जिस पॉइंट पे डीपेस्ट है वो पॉइंट मरीना ट्रेंच कहलाता है। वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो पॉइंट जो है ना वो मरीना ट्रेंच कहलाता है। सो द डीपेस्ट पॉइंट इज मरीना ट्रेंच। अब क्या होगा कि जब जीके में क्वेश्चन आएगा, तो नॉलेज तो हमें है, लेकिन वो इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे सकते हैं एग्जाम में। ट्विस्ट कैसे करेंगे? वो ये आपके पास आ जाएगा कि दुनिया में सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, वो मरीना ट्रेंच है। अब जैसा दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। तो आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि दुनिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। ठीक है, वो ये नहीं पूछेगा कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। स्ट्रेट मतलब आने को तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो ट्विस्ट करेगा चीजों को। ट्विस्ट कैसे करेगा चीजों को मैं बताता हूँ। वो आपसे ये पूछ लेगा कि दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो दैट विल बी द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट, राइट। तो इस तरह से भी ये हरकत समटाइम जीके में स्पेसिफिकली की जाती है। और ये मैं पर्टिकुलरली इन 3 यूनिवर्सिटीज के जीके के अंदर बात कर रहा हूँ, जिसमें बैरिया, आईओबीएम और जैबिस्ट है। नो डाउट, मतलब बाकी जगहों पे भी जीके है और उनमें भी ये चीजें हैं, लेकिन ये इस तरह से करना, ट्विस्ट करना क्वेश्चन को, ये इनके साथ है। ये तो बहुत आसान है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन ग्राहम बेल ने किया था। किसी को भूल जाता है तो भाई देखो, टेलीफोन में रिंग होती थी ना, बेल बजती थी। तो ये जो है ग्राहम बेल, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन जो है वो इन्वेंट किया था। थॉमस एडिसन जो है वो बल्ब की इन्वेंशन के लिए ज्यादा फेमस है। टेस्ला बहुत सारी जो है वो उसने भी इन्वेंशंस की, लेकिन पर्टिकुलरली जो इसने काम किया था निकोला टेस्ला ने, वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया था, तो ये इसलिए फेमस है। जेम्स वॉट जो है, ठीक है, वो इंजन वगैरह पे, मैकेनिकल सिस्टम्स पे वर्क करने के लिए फेमस है। और एक और याद रखना कि मार्कोनी जो है वो फेमस है आपका रेडियो की इन्वेंशन के लिए, राइट। सो आइंस्टाइन पर्टिकुलरली कोई इन्वेंटर नहीं था, लेकिन वो साइंटिस्ट था। हाँ, रेफ्रिजरेटर जो है
या फ्रिज जो है उसके जो बनने में भी उसका एक रोल है। तो वो इन्वेंटर नहीं है बहरहाल। वो चीजें अच्छा। फिर एक और जो क्वेश्चन इन हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, पूछा जाता है, वो क्या है कि जी विंड सर्फ कौन है? फिर एलन टरिंग कौन है? फिर हम इसमें देख लेते हैं कि चार्ल्स बेबिज का क्या टाइटल है। तो पहले हम इनको देखते हैं। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कौन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, या हु कैन बी टर्म्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, तो वो एलन टरिंग है। और अगर ये क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो वो विंड सर्फ है। फादर ऑफ इंटरनेट जो है ना वो विंड सर्फ को कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। मॉडर्न का वर्ड जब नहीं है यूज, फादर ऑफ कंप्यूटर्स है, तो वो जो है ना हमारे पास क्या है, वो हमारे पास चार्ल्स बेबेज है। इसने एनालिटिकल इंजन बनाया था, फिर बाद में डिफरेंस इंजन के ऊपर भी काम हुआ था। ऑल्दो नो डाउट जो इसकी मशीन थी चार्ल्स बेबेज की वो मैकेनिकल वर्क करती थी, बट आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है कि वो एक इनपुट लेता है, आउटपुट दिखाता है, प्रोसेसिंग करता है, उसमें स्टोरेज होती है, वो आज भी चार्ल्स बेबेज का ही वो एनालिटिकल इंजन के अंदर जो चीजें यूज थी उन्हीं के ऊपर बेस करते हैं। तो दिस इज वाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर्स, वेयर द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स एलन टरिंग को कहते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो विंड सर्फ को कहते हैं। ठीक है। फिर मेटा या फेसबुक जो है वो किसने बनाई है? मेटा का पुराना नाम क्या था? फेसबुक था ना। ठीक है। तो ये किसने बनाई है? तो आप सबको पता ही है, मार्क जकरबर्ग ने इसको बनाया। ये क्वेश्चन भी रिसेंट एग्जाम्स में आते रहे हैं। ठीक है। फिर जेफ बेजोस कौन है? ये क्वेश्चन था पास एग्जाम के अंदर, रिसेंट पास एग्जाम के अंदर। जेफ बेजोस जो है वो amazon का फाउंडर है। amazon इज एन ई कॉमर्स जाइंट। जैसे हमारे यहाँ हम लोग अली एक्सप्रेस से चीजें मंगवाते हैं, या अली बाबा तो वो होलसेलर्स को डील करता है, या दराज है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। तो सेम गोज, amazon ने ये ट्रेंड सबसे पहले स्टार्ट किया था, वो पायनियर था। तो जेफ बेजोस जो है वो है। अच्छा। फिर जो दुनिया का रिचेस्ट आदमी है वो कौन है? वो इलॉन मस्क है। अच्छा, अब ये नहीं आया हुआ था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई रिचेस्ट आदमी कौन है, वो तो इलॉन मस्क हो गया। इलॉन मस्क जो है वो किस चीज का फाउंडर है? तो वो स्पेस एक्स का फाउंडर है। स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। ठीक है। और उसके अलावा वो टेस्ला का फाउंडर है। टेस्ला पायनियर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। नो डाउट कि अब जो चाइनीज जाइंट्स हैं, जिसमें स्पेसिफिकली BYD है, या बाकी और कुछ चाइनीज ईवी जाइंट्स हैं जिन्होंने टेस्ला से भी ज्यादा जो है वो गाड़ियां दुनिया भर में सेल आउट करना शुरू कर दी हैं। तो लेकिन जो पायनियर है वो इलॉन मस्क का जो ब्रांड था टेस्ला वो था। तो इलॉन मस्क जो है वो फाउंडर किसका है? वो स्पेस एक्स का फाउंडर है। ये बीच में ऑप्शंस में से वहां पे बन रहा था, तो दूसरा जो जिसका ये फाउंडर है वो टेस्ला है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जैक मा को देख लें, वो क्योंकि अगर पास्ट एग्जाम्स में रिसेंट में जेफ बेजोस आया हुआ, तो जैक मा के बारे में पूछा जा सकता है। ये अली एक्सप्रेस का फाउंडर है, ये अली बाबा का फाउंडर है। अली बाबा की सब्सिडरी अली एक्सप्रेस। ठीक है। तो ये भी ई कॉमर्स जाइंट है। तो ये चीजें हैं कुछ जो रिसेंट आई हैं। उसके अलावा स्टीव जॉब्स एप्पल इनकॉर्पोरेशन से है। एप्पल इनकॉर्पोरेशन का पहला जो नाम था वो मैकिनटॉश सिस्टम्स था, या मैक सिस्टम्स था। ठीक है। जो उसको शॉर्ट में हम कहते हैं, अभी भी जो उनके लैपटॉप्स होते हैं वो उनको मैकबुक से चलिए कहते हैं। ठीक है। तो स्टीव जॉब्स जो है ना वो एप्पल इनकॉर्पोरेशन का था। अच्छा, गूगल जो है वो लैरी पेज ने किया है, को फाउंड। ये गूगल का को फाउंडर है। अच्छा, फिर साहब फिर लास्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, इन्हीं तीनों यूनिवर्सिटी में से किसी एक में था कि उसमें से पूछा हुआ था कि कौन सा इसमें से इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट ब्राउजर है, वो जो आप लोग दूसरे ब्राउजर यूज करते हैं, वो यूसी ब्राउजर वगैरह और वो मोजिला फायरफॉक्स वगैरह, वो भी इंटरनेट ब्राउजर्स हैं। गूगल क्रोम भी इन सेल्फ इंटरनेट ब्राउजर है, कि आप इसको इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज करते हो। तो ये चार पांच फेमस हैं। तो जो अगर बीच में इनके अलावा कोई ऐसा होगा, अच्छा कैपकट है, तो कैपकट इज अ वीडियो एडिटिंग टूल, दैट इज नॉट एन क्या उसको कहते हैं, जो है वो इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज नहीं हो रहा, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। ठीक है। तो वो
उसमें और उसमें भी डिफरेंस होगा। वहां पे बहरहाल जो उसने चॉइसेस दी हुई थी तीन, तो उसके अंदर वो यही थे। लेकिन एक जो था उसके अंदर वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था, मेरा ख्याल है लिनक्स था। तो लिनक्स तो वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया हुआ है पास्ट एग्जाम के अंदर, क्योंकि अब तो फॉल 2025 का पेपर कर रहे हैं आज की क्लास में। तो यूएनओ कब स्टैब्लिश हुई थी? यूएनओ 1945 में स्टैब्लिश हुआ है। 1945 में ना बड़े अहम काम हुए हैं, ये याद रखना है। मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन ट्विस्ट होके आते हैं। तो 1945 में बड़े अहम काम हुए। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब हुई है? 1939 में स्टार्ट हुई थी, एंड हुई है ये 1945 में। स्टार्ट ये इसमें हुई है। ठीक हो गया। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई तो बहुत सारी चेंजेस आई दुनिया में। उसमें से एक जो था वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना था। और इसकी जिम्मेदारी क्या है? दुनिया में पीस की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है। ये जो हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, WHO वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह, सेक्टर, यूनिसेफ वगैरह, यूनेस्को वगैरह, वो सारे भी इसी के ही ऑर्गन्स हैं, इसी की बॉडीज हैं, सब बॉडीज हैं जो कि फिर स्पेशलाइज्ड काम करते हैं। जैसे WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जिम्मेदारी दुनिया भर में हेल्थ के इश्यूज को देखने की। जब कोविड आया तो दुनिया के लिए एक लाए अमल तय करना कि लॉकडाउन लगाने हैं, इससे कैसे बचना है, एक्सेट्रा। फिर उसके ऊपर जो है वो इमरजेंसी बेसिस के ऊपर उसकी वैक्सीनेशन के लिए रिसर्च करना, उसकी सप्लाई एंड डिमांड को देखना वैक्सीनेशन की। वो सारा कुछ जो है ना, और कौन सा कंट्रीज लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, WHO ने ही किया था। WHO का इसलिए बता दिया कि एक एग्जाम में WHO का एब्रीविएशन भी आया हुआ है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। भाई साहब वो नोट्स के अंदर सारे इंक्लूडेड हैं। लेकिन यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो यूएनओ वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1945। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई है 1945 में, और उसके एंड के ऊपर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का फैसला किया गया। कोरिया को जो डिवाइड किया गया है नॉर्थ और साउथ कोरिया में, वो भी इसी के बाद किया गया। और जर्मनी को भी डिवाइड कर दिया गया था। बाद में जर्मनी के लोग जो थे ना वो इकट्ठे हो गए, वॉल ऑफ बर्लिन बना दी थी वहां पे उन्होंने। जर्मनी को भी उन्होंने ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी में जो है ना वो डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? बिकॉज दे वर द मेजर पीपल फाइटिंग अगेंस्ट द एलाइज। कोरियन जो थे या जर्मन जो थे, राइट। तो उन्होंने कोरिया को, जर्मनी को अच्छा डिवाइड किया कि भाई दोबारा ये पावरफुल होके और दोबारा ऐसी हरकत ना करें। तो बहरहाल जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने तो अपने आप को दोबारा ज्वाइन कर लिया। नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ कोरिया पे अटैक किया था 45 के बाद, ना 47 के 49 में ही किया था अटैक, कि हम दोबारा एक हो जाए। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके, अमेरिका ने इंटरवीन किया था बीच में। तो ये क्वेश्चन बड़े, ये बड़ा अहम है। 1945 जो है यूएनओ बनी है, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई है, कोरिया को तोड़ा है नॉर्थ और साउथ कोरिया में। ये आया हुआ था क्वेश्चन IOBM में, अभी जो टेस्ट हुआ है उसके अंदर था ये, स्प्रिंग के टेस्ट में आया 2026 में, कि कोरिया को नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में किस ईयर में डिवाइड किया था। तो 45 में ही जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई है, यूएन बना है, ये इनका टूटना और ये सारे का सारा। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 की तो डेट्स बता दी, वर्ल्ड वॉर 1 की भी डेट्स याद रखो, डेट्स भी आ जाती हैं वर्ल्ड वॉर की जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी 1914 में, एंड हुई है 1918 में। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई है 14 में, एंड कब हुई है? 1918 में। इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाओगे सब ने। मैंने कैसे याद रखा हुआ है कि 45 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई, तभी उन्होंने यूएन भी बनाया, तभी उन्होंने इसको वो भी किया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जर्मनी शर्मनी को डिवाइड किया। वर्ल्ड वॉर की डेट्स आती होती हैं कभी कभी बीच में। करेंसी ऑफ जापान क्या है? अच्छा, जापान बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर्स का, नॉट ओनली इन द जीके पोर्शन, बल्कि और भी जगहों में मैंने देखा है। और सिर्फ यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट टेस्ट में नहीं, काफी जगहों में जापान से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो जापानी जो करेंसी है वो येन है, और जापानी जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? वो टोक्यो है। अच्छा, और टोक्यो जो है वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। अभी कंफ्यूज नहीं करना, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बोला है मैंने इसको, दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी नहीं है, वो मनीला है, वो फिलीपींस का कैपिटल है। डेंसली पॉपुलेटेड और मोस्ट पॉपुलेटेड में फर्क है। मोस्ट पॉपुलेटेड में ओवरऑल कितने ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब है कि एक स्क्वायर माइल के अंदर, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने ज्यादा लोग रहते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो आबादी है एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बसती है जिस शहर में, वो मनीला है, फिलीपींस का कैपिटल है वो, राइट। तो ये जापान की करेंसी येन है, या जापानीज करेंसी जो है वो येन है। और
जापान का एक टाइटल है जो कि बड़ा फेमस है और अक्सर आपको एग्जाम्स में मिलता है, वो है कि जापान को आप द लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहते हैं। लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी इसका टाइटल है। लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ये जापान का टाइटल है। राइट, तो ये जापान का टाइटल है। और फिर ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई किन दो कंट्रीज के किन दो सिटीज के ऊपर जो है वो जापान के जो है ना वो ये जो है न्यूक्लियर बॉम्ब जो थे वो गिराए गए थे। तो वो नागासाकी और हिरोशिमा है। दीज वर द टू सिटीज ऑफ जापान जिनके ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर जो है वो वॉर हेड यूज किया था। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब युआन जो करेंसी है ना, पहले ये भी मैं बता दूं, युआन जो है वो चाइनीज करेंसी है, चाइना की करेंसी है। वॉन को भी बता देता हूं मैं, ये साउथ कोरिया की करेंसी है। रिंगिट जो है वो मलेशिया की करेंसी है। ठीक है। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? प्लैनेट्स को तो लाजमी कवर करना है मैंने, इसलिए वो वन शॉट जीके के अंदर ना सारे डिटेल्स के अंदर वो चीजें करवा दूंगा। रेड प्लैनेट मार्स को कहते हैं, वजह उसका जो सरफेस है ना वो रेडिश ब्राउनिश कलर का है। और रेडिश एंड ब्राउनिश कलर का उसका सरफेस है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। तो ये वजह है कि मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। वीनस का टाइटल क्या है? वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है दुनिया का सबसे ज्यादा। अब आप ये मत समझिएगा कि मरकरी तो क्लोजेस्ट टू द सन है तो वो हॉटेस्ट होना चाहिए, नहीं। वीनस के ऊपर ऐसी कवरिंग है गैसेस की कि जिसका उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और वीनस का एक और टाइटल भी है, ट्विन ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि साइज में और प्रोक्सिमिटी फ्रॉम द सन में है, सन से यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सन से वो अर्थ के इक्वल इक्वल है। और मार्स वो प्लेनेट है जो कि अर्थ के क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट टू अर्थ है। यानी अर्थ से जो सबसे करीब तरीन प्लेनेट है वो मार्स है। मून प्लेनेट तो नहीं है ना, वो तो सैटेलाइट है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड इन, तो दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन इन फुटबॉल उनको पता होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो था वो कतार के अंदर हुआ था। और अब जो 2026 का वर्ल्ड कप है वो तीन कंट्रीज को होस्ट करेंगे, जिसमें यूएस है, कनाडा है और मैक्सिको है। तो ये तीनों कंट्रीज मिलके जो है ना वो इसको होस्ट करेंगे, जो 2026 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है फीफा का। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, अब ये इस पे डिबेट करना शुरू हो जाते हैं बच्चे कि जी वो मैंने चैट जीपीटी पे देखा तो ये आ रहा है वो आ रहा है। और चैट जीपीटी क्या कहता है मैं बताता हूँ, वो कहता है कि जी सारे डेजर्ट हॉट नहीं होते, बहुत से डेजर्ट जो है वो आर्कटिक होते हैं या पोलर होते हैं। तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट है क्योंकि वो स्नो कवर्ड है। ठीक है, बात ठीक है, लेकिन हमसे पेपर के अंदर ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है किसी कोल्ड डेजर्ट की या स्नो कवर्ड डेजर्ट की। तो सहारा दुनिया का सबसे बड़ा हॉटेस्ट डेजर्ट है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट जापानीज इन्वेडर्स, नो, मंगोल इन्वेजन। जहांगीर खान ने स्पेसिफिकली अपने टाइम में बहुत ज्यादा, जिसको आप उर्दू में चंगेज खान कहते हैं, बहुत ज्यादा दफा उसने चाइना पे अटैक किया। एंड जो उस टाइम चाइनीज रूलर्स थे, उन्होंने फिर क्या किया था कि इसको, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बिल्ड करना स्टार्ट किया था। और मंगोल इन्वेजन से स्पेसिफिकली बचने के लिए ये की गई थी। नोबल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन विच कंट्री? कौन सा कंट्री जो है ना वो नोबल पीस प्राइज जो है ना वो अवार्ड करता है? ठीक है। अब नोबेल प्राइज जो है वो वैसे तो जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशंस पे दिया जाता है, किसी भी कहते हैं कि वो फील्ड में हो सकते हैं, साइंस के अंदर दिए जाते हैं, फिजिक्स में दिए जाते हैं, एक्सेट्रा, इस तरीके से। और जो नोबेल प्राइजेज हैं, नोबेल प्राइज जो है वो आमतौर पे स्वीडन जो है वो करता है। हाँ, अगर आप पर्टिकुलरली नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिकली नॉर्वे जो है वो में अवार्ड किया जाता है।
तो पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे में होता है, बाकी जितने भी नोबेल प्राइजेस हैं वो स्वीडन के अंदर जो है ना वो कहते हैं कि वो आप कहोगे कि अवार्ड किए जाते हैं। ठीक है, सो ये है। तो बाकी जितने भी नोबेल प्राइजेस हैं ना, जिसमें ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, ये इकोनॉमिक्स में, वो सारे के सारे स्वीडन में। हाँ, और ये नोबेल पीस प्राइज है नॉर्वे में, नॉर्वे का जो सिटी है ऑस्लो, वहां पे। ड्यूबलिन इज द कैपिटल ऑफ, ड्यूबलिन आयरलैंड का कैपिटल है। ठीक है, ये एक पेपर यहाँ पे इनका वो हुआ, उसके क्वेश्चन मैंने जो इंक्लूड किए थे अभी अगले के हो गए। विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप, मैंने बताया ना कि आईओबीएम के टेस्ट में स्पेसिफिकली जीके में समटाइम्स फुटबॉल के बड़े फेवरेट इनके क्वेश्चन है। मेरे ख्याल है जो जीके का इनका पेपर बनाते हैं उनका फुटबॉल काफी फेवरेट स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा किस कंट्री ने जीते हैं? फीफा टाइटल सबसे ज्यादा ब्राजील ने जीते हैं, मोस्ट टाइटल जीते हैं इसने। और लास्ट जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अर्जेंटीना ने जीता है, तो जो कतर में हुआ है ना 2022 में, वो अर्जेंटीना ने जीता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू गैस। अब सम टाइम बीच में ना एक आध एवरीडे साइंस का या बेसिक साइंस का क्वेश्चन भी हो सकता है जीके में, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वाटर को गैस में लेके जाना, भाई वाटर से क्या बनती है? स्टीम बनती है ना, तो इस प्रोसेस को वेपोरेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड जाता है गैस में। कंडेंसेशन में उल्टा काम होता है, उसमें गैस जाती है लिक्विड में कूल डाउन होने के बाद। और फ्रीजिंग में तो आपको पता ही है, लिक्विड जाता है किसमें? सॉलिड में। और सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है ये भी देख लो। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, देखो सॉलिड को जब आप हीट करेंगे तो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में जाएगा, फिर और हीट करेंगे तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, विच स्टेडियम इज गोइंग टू होस्ट 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल? अब ये देखो ना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऊपर मैंने आपको कंट्रीज तो बताए कि जो फीफा होस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पूछ लिया कि स्टेडियम कौन सा है, कि जहाँ पर जिस स्टेडियम के अंदर जो है ना ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है टाइपिंग, ये मेट लाइफ स्टेडियम होना चाहिए। AT&T मैंने मेंशन कर दिया, टाइप कर दिया, ये मेट लाइफ स्टेडियम होगा। मेट लाइफ स्टेडियम है, और ये यूएस में है, न्यूयॉर्क सिटी में है ये, बल्कि पर्टिकुलरली उनका जो सिटी है न्यूयॉर्क सिटी उसमें है। वहां पर इसका फाइनल जो है वो खेला जाएगा 2026 वर्ल्ड वर्ल्ड कप का, इंशाल्लाह। नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो नेटो है। तो नेटो मिलिट्री अलायंस है, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। विच सिटी इज कॉल्ड द इटर्नल सिटी? इटर्नल सिटी किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं। रोम को ना इटर्नल सिटी कहते हैं। अच्छा, इन्हीं के पेपर में, नहीं बैरिया में आया था ये क्वेश्चन कि फॉरबिडन सिटी किसको कहते हैं? फॉरबिडन सिटी बीजिंग को कहते हैं, चाइनीज जो कैपिटल है उसका टाइटल था। अब तो नहीं, पहले पुराने वक्तों में क्या होता था कि, पुराने टाइम में क्या होता था कि जो बीजिंग था वहां पे अ, सिर्फ आप ये कह सकते हो कि शहर के जो बड़े लोग थे, यानी जो पॉपुलर पर्सनालिटीज थी या रिच या इन्फ्लुएंसर जो लोग थे, वो आ सकते थे उसके अंदर। तो इसलिए उसको फॉरबिडन सिटी कहते थे कि बाकी आम लोगों के लिए वो फॉरबिडन है, हर एक जो है ना वो वहां पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो हर एक जो है वो वहां पर जो है वो नहीं जो है ना वो दाखिल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि जी HMPV जो वायरस है, HMPV वायरस जो है, ये वैसे है तो पुराना वायरस है, वो कहाँ से जो है वो 2025 में कहाँ पे डिटेक्ट हुआ है? क्वेश्चन ये है कि 2025 में कहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। वैसे तो ये मेरा ख्याल है स्टार्ट ये हुआ था नेदरलैंड से, शायद 2001 में। आप लोग इसको गूगल करोगे तो वो देख लेना। हाँ, ये आया था पर्टिकुलरली, ये 2025 में इसने स्टार्ट लिया अमेरिका से, तो न्यूयॉर्क सिटी फिर इसका आंसर बनता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पाकिस्तान और इंडिया में भी स्प्रेड कर गया था। ठीक है,
और इनिशिएट ये हुआ था 2024 में चाइना से। तो 2024 के एंड में या 2025 के स्टार्ट में ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चाइना सिटी की ऑप्शन है नहीं है, तो उन्होंने कहा ना कि 2025 में उसका ब्रेक कहाँ पर हुआ, तो यूएस में अर्ली 2025 में हुआ, और उसी टाइम में फिर पाकिस्तान, चाइना में और इंडिया में दोबारा इसने स्प्रेड पकड़ा। हर चाइना में तो पहले था, और इवन ये सिंगापुर, मलेशिया तक स्प्रेड हो गया था, आई रिमेम्बर। ठीक है, तो फ्लू रिलेटेड ये भी वायरस होता है, और इसमें जो है ना फिर ये बहरहाल ये कंट्रोल हो गया था, और उस टाइम एक वो खबर फैली थी कि ये भी शायद कोविड की तरह फैल जाएगा, लेकिन ऐसा शुक्र है कि नहीं हुआ था। तो ये भी जैसे वो होता है ना, कॉमन फ्लू होता है या कोल्ड होता है, उस तरीके से होता है। लेबर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा आता है पेपर में। ठीक है, कि लेबर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, विमेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ब्रेल डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। तो लेबर डे 1 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। विमेंस डे 8 मार्च को किया जाता है। ये तो तकरीबन बहुत यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है कि विमेंस डे कब होता है। और ब्रेल डे 4 जनवरी को किया जाता है। ब्रेल क्या होता है, दैट इज अ मैकेनिज्म, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, वो अपने फिंगर टिप्स को मूव करके क्या कर सकते हैं कि रीड कर सकते हैं। वो जो प्रोसेस है ना, वो कहलाता है क्या उसको कहते हैं, वो ब्रेल कहलाता है, वो मैकेनिज्म। और ब्रेल डे जो है ना 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें एनवायरमेंटल डे भी देख लेना, चिल्ड्रंस डे और टीचर्स डे भी देख लेना, ये भी आते होते हैं पेपर में। टर्किश करेंसी जो है ना वो लेरा है। हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इलॉन मस्क है रिचेस्ट पर्सन ऑन द इन द वर्ल्ड करंटली। बीच में अच्छा और भी हैं क्वेश्चंस। फुल फॉर्म ऑफ www डॉट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब। हाईएस्ट पेड एथलीट 2023 का कौन सा था, अब ये आया हुआ था क्वेश्चन, उसमें बैरिया में आया हुआ था इस तरह का, वहां पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो 2023 का मोस्ट हाईली पेड, ठीक है, वो एथलीट, उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रोनाल्डो था या मेसी था। तो 2023 में रोनाल्डो टॉप पे था, मेसी जो था वो सेकंड नंबर पे था। तो हाईएस्ट पेड ये था, सेकंड नंबर पे मेसी था। ठीक है, सुशी वॉज इन्वेंटेड में, सुशी है ही जापानीज डिश है, तो जापान में इन्वेंट होगी ना। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंटरनेट, फादर ऑफ द इंटरनेट मैंने भी ऊपर बताया कि विंड सर्फ को कहते हैं। विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो कौन सी थ्योरी जो है ना वो एक्सप्लेन करती है। बिग बैंग थ्योरी है, क्या नाम है, एवोल्यूशन थ्योरी है। इन दोनों में आंसर तो आ गया, लेकिन मैं अगली चॉइसेस भी बता दूंगा। रिलेटिविटी थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, वो तो फिजिक्स के साथ रिलेटेड है। तो जो है ना ओरिजिन जो है ना वो एवोल्यूशन ऑफ नेचर जो है वो ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये इसको एक्सप्लेन करती है कि भाई यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुई। वो जो कहते हैं कि भाई सन के अंदर धमाका हुआ, फिर प्लैनेट्स निकले, एक्सेट्रा। लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जो बर्ड उड़ नहीं सकता दुनिया में, वो कौन सा है, वो ऑस्ट्रिच है। लार्जेस्ट सिस्टम सोलर प्लैनेट के अंदर जो है वो जुपिटर है। मोस्ट मून जो है वो सैटर्न के हैं। हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ जो है वो माउंट एवरेस्ट की टॉप है। विच पाकिस्तानी एथलीट वॉन अ गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो, 2024 में जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता था। 92.97 मीटर्स की जो थी ना वो थ्रो थी। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था यहाँ पे दोबारा कि कैनेडियन कैपिटल कौन सा, वोट हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो क्लास यहाँ पर एंड हो रही है। सेकंड आईडी के साथ रीज्वाइन करें, आईक्यू का सेक्शन है, जल्दी से आ जाए। ठीक है, सेकंड आईडी से रीज्वाइन करें, आईक्यू का सेक्शन है, आईक्यू की क्लास है, आ जाए। Like, comment, and subscribe.